हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि एक कॉमन पेपर है, या चाहे वीआई आईडीडी किसी भी ट्रेड के बच्चे हों, उन सभी के लिए एक कॉमन पेपर होता है ये। और मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी की पूरी जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की क्लासेस हैं, सिक्वेंशियल वे में, जैसे टॉपिक वाइज जो चीजें मेंशन की गई हैं, वो सारी की सारे टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पर फ्री कराऊँगी। बट उसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि आपकी संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। कम से कम 400 से 500 व्यूज़ हर एक वीडियोज़ पर अगर पर डे आते हैं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पर आपको पूरा सिलेबस करवा दूँगी। इसमें कोई भी जो है टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, सीक्वेंशियल वे में आपका कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। ये जो वीडियो है वो 2024 26 वाले जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, और जो जिनका बैक लग गया है फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में, वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम आपको सिलेबस ही समझा के चलेंगे, जैसे कि हमने आपको एक बार पहले सिलेबस बताया था, बट आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो 1.1 करने वाले हैं। ये फर्स्ट नंबर की क्लास है आपकी और सीक्वेंशियल वे में चलेगी, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। पहला आपका है हिस्टोरिकल परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल जो परिपेक्ष है विकलांगता का, उसके विषय में आपको जानना है। उसके बाद मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी के विषय में जानना है। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे पहला आपका है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में विकलांगता का मतलब क्या दशाएं थी, कैसे वो इम्प्रूवमेंट हुए, मतलब उसकी हिस्ट्री के विषय में जानना है। दूसरा टॉपिक है विकलांगता के मॉडल। दो अलग-अलग टॉपिक हैं, एक ही वीडियो में करवाने पर बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाएगी, इसलिए मैं दो अलग-अलग वीडियोज़ में आपको करवाऊँगी। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो विकलांगता का क्या इतिहास रहा है, उसके विषय में हम जानेंगे। बाकी जैसे-जैसे मैं आपको टॉपिक कराती रहूँगी, मैं आपको सिलेबस भी समझाती रहूँगी। इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है? इसका जो पीडीएफ होगा, अगर आप लोग चाहेंगे इसका पीडीएफ लेना, तो मैं पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगी। वहाँ से टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम विकलांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन सबसे पहले तो आपको यही जैसे आप फर्स्ट ईयर में अभी आपको बस एडमिशन मिला है और सबसे पहला ही पेपर आपका है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। तो होती क्या है डिसेबिलिटी? परिचय तो आप सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, विकलांगता का परिचय पढ़ना है आपको। तो परिचय मतलब विकलांगता होती क्या है? तो अभी आप क्योंकि अभी अब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट मतलब हर चीज़ के विषय में एक डीप नॉलेज रखनी है। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी ऐसा बच्चा जो कि सामान्य ना हो, या जिसके हड्डियों, जोड़ों या फिर जो है आँखों में चलने-फिरने में, बोलने में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो ऐसे ही बच्चों को हम कहते हैं डिसेबल बच्चे, ऐसे ही बच्चों को हम विकलांग बच्चे कहते हैं। ठीक है? अभी उनको विकलांग ना बोलकर हम दिव्यांग बोलते हैं। तो विकलांगता एक ऐसी दशा होती है, ये एक स्टेज होती है, एक सिचुएशन होती है, जो क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप होती है। क्षति का मतलब है शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी हो जाना, जैसे अंगुलियाँ नहीं हैं, तो वो क्षति कहलाएगी। लेकिन उस अंगुलियाँ ना होने के कारण अगर कोई व्यक्ति लिख नहीं पा रहा है या दैनिक जीवन के कार्य नहीं कर पा रहा है, जैसे किसी सामान को उठाना हो गया, तो ये उसकी अक्षमता अक्षमता का मतलब क्या है? क्षमता में कमी आ गई है। जैसे हम कोई भी व्यक्ति है, उसके अगर हाथ या उँगलियाँ उसकी सही हैं, तो वो ठीक तरीके से लिख पाएगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्षति हो गई है, उसकी अंगुलियों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गई है या अंगुलियाँ कट गई हैं, तो वो जो क्षति हुई है उसके कारण वो जो काम नहीं कर पा रहा है, वो उसकी अक्षमता है। और यही अक्षमता जब एक गंभीर रूप ले लेती है कि जो तो उस सिचुएशन को ही, उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? विकलांगता कहते हैं। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो विकलांगता होती है, वो क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप होती है। क्षति क्या होती है? तो शारीरिक स्तर पर कोई जो हानि होती है, जैसे पैर कट जाए, हाथ कट जाए, आँख की रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक रेटिना पर हमारे जो प्रतिबिंब बनता है और वो ना बने, तो हमें दिखाई नहीं देगा सही तरीके से। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो शारीरिक स्तर पर होती हैं, वो क्षति होती है। और उस शारीरिक स्तर पर कमी की वजह से अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी अक्षमता हो जाएगी। और इसी अक्षमता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कंडीशन आगे चल के हमें दिखाई देती है, उसे हम विकलांगता कहते हैं।
और ये अलग-अलग स्तर पर हो सकती है, अलग-अलग प्रकार से लोगों को प्रभावित कर सकती है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो व्यक्ति को आयु, लिंग व सामाजिक स्तर में इन सभी चीज़ों में कार्य करने में बाधा पहुँचाती है आपकी विकलांगता। अब हम बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप 1 मिनट के लिए जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको पढ़ने के बजाय आप मेरी बात पर फ़ोकस करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या था कि जैसे अगर हम बात करते हैं तो पहले लोगों की धारणाओं में जो विकलांग व्यक्ति होते थे, उनके लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स होते थे। जैसे वो ऐसा सोचते थे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा परिवार है जिसके घर में कोई डिसेबल बच्चा हो गया है, आज भी इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं सुधरी है, लेकिन पहले की अपेक्षा तो बहुत बेटर हो गया है आज के समय में। तो पहले ऐसा था कि अगर कोई बच्चा हो जाता था तो मतलब जो घर वाले या बाहर के जो लोग हैं, ठीक है? तो पहली बात तो उनको पढ़ाना-लिखाना नहीं था, घर में ही बंद करते थे। दूसरी बात ये होती थी कि उनके लिए प्रॉपर कोई विद्यालय भी नहीं होता था उस टाइम। तो उनको जो है एक हेय दृष्टि से देखा जाता था। कोई जो है वो शेयर नहीं मिलता था, ठीक है? जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, तो ज़मीन में कोई शेयर या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलता था। पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नहीं करवाते थे, घर में बंद करके रखते थे। या फिर गूंगे-बहरे व्यक्ति हैं, तो पत्र ले जाने में राजा लोग जो थे वो यूज़ कर लेते थे ऐसे लोगों का। इनको कोड़े से मारना, माता-पिता को कहना कि माता-पिता का ही कोई पाप होगा जो बच्चे के रूप में सामने आया है, उन्हें झेलना है, इस तरह की धारणाएँ थी। और इसी सब धारणाओं को धीरे-धीरे जो है वो लोग जैसे समय परिवर्तन होता है, तो लोगों की धारणाओं में भी परिवर्तन आया। तो इनके लिए जो है वो ऐसे सोचा जाने लगा कि क्या ये भी पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो मानसिक मंदता का जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है। मानसिक मंदता अलग-अलग टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो आप आगे जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस शॉर्ट में थोड़ा-सा चीज़ें बताती रही हूँ ताकि आप पूरी तरह से डिसेबिलिटी का जो हिस्ट्री है इसको समझ पाएँ। तो सबसे पहले मानसिक मंदता का मतलब होता है जिनका मानसिक संतुलन सही ना हो। जैसे अगर हम वैसे समझाने के लिए आपको बोलें तो जो ऐसे आपको पागल टाइप इंसान दिखते हैं जो सोचने-समझने की क्षमता जिनकी कम होती है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्तियों को हम मानसिक मंद कहते हैं। तो सबसे पहले जो मानसिक मंदता का उल्लेख आपको देखने को मिलता है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट है, कभी-कभार पूछ लिया जाता है। वैसे इस पार्टिकुलर टॉपिक से बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। बट कभी-कभार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि मानसिक मंदता का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वहाँ पर हम बताएँगे कि जो हमारा अथर्ववेद है, जैसे हमारे 4 वेद हैं, तो उन चारों वेदों में एक आपका वेद आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सबसे पहले वर्णन मिलता है, मानसिक मंदता शब्द जो है इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पतंजलि का जो योग सूत्र है मतलब पतंजलि जो है उनका एक पुस्तक है योग सूत्र करके उस पुस्तक में सबसे पहले इनके जो मानसिक मंद लोग थे, इनके इलाज के विषय में इनका इलाज कैसे किया जाता था योग के माध्यम से इनके इलाज का थोड़ा बहुत वहाँ पर उल्लेख जो है वो मिल जाता है। और अगर हम मानसिक मंदता की खोज की बात करते हैं तो सेगविन ने किया था 1866 में जो है वो इसका जो खोज है वो किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेष शिक्षा की पूरे विश्व में पहली पुस्तक कौन थी? तो पंचतंत्र थी जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। ये पूरे विश्व में बात करते हैं, तो ये सबसे पहली पुस्तक थी आपकी। उसके बाद भारतीय इतिहास में जो पहला विद्यालय खोला जाता है, ये विद्यालय जो था वो आपके अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो भारतीय इतिहास में विद्यालय खोला जाता है, वो मझगाँव में खोला जाता है। ये बधिर बच्चों का जो है वो विद्यालय था। बधिर बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते, उनके लिए ये विद्यालय आपका खोला गया था, जो कि बम्बई में था और इसे खोलने वाले ह्यूरे थे, ठीक है? ये ड्यूरे नहीं है, ह्यूरे है। किसी-किसी बुक्स में मिल जाता है डा लिखा हुआ, लेकिन ये ह्यूरे है, ठीक है? ऑथेंटिक बुक्स में देखेंगे ह्यूरे लिखा हुआ है। 40 है उसमें खोला गया था ये। सॉरी 1884 में ये आपका खोला गया था, तो ओपन किया गया था। सेकंड स्कूल कलकत्ता में खोला गया था, जो डेफ एंड डम्ब था, 1893 में खोला गया था। ये बधिर बच्चों के लिए विद्यालय था। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 1981 ठीक है, ये आप ठीक कर लेंगे, ये 1981 है, 1981 है, 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था। ये रिपीटेड 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है? इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर 1983 में क्या होता है, बधिर बच्चों के लिए राष्ट्रीय संस्थान खोला जाता है। जैसे सिचुएशन के हिसाब से कि अभी इन बच्चों को जो है प्रॉपर तरीके से सुविधाएँ देने के लिए, जैसे इन बच्चों की बहुत सारी नीड होती हैं, इनको बोलने के लिए जो है इनको बोलना सिखाने के लिए जैसे स्पीच थेरेपी होती है, तो उसको सिखाने के लिए किस
तरीके से क्या-क्या चीज़ें हैं या फिर इनके एजुकेशन के लिए क्या बेहतर हो सकता है, ये सब के परिप्रेक्ष्य में 1983 में जो होता है वो आपका क्या खोला जाता है, एक संस्थान खोला जाता है जो जब समय ये संस्थान जब खुला था, उस टाइम हम इसको AYJNIHS के नाम से जानते हैं। जब ये संस्थान ओपन हुआ था, उस समय इसका नाम था AYJNIHS, ठीक है? अभी फिलहाल इसका जो नाम है, ये स्टार्टिंग में था जब ये ओपन किया गया था। वर्तमान में इसका नाम AYJNISSD हो गया है, जिसे हम अली अकबर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी जो है वो कहते हैं। उसके बाद अगला आपका होता है मतलब अगला अगर हम बात करते हैं 1887 में अमृतसर में पहला अंध विद्यालय खोला गया था। अंध विद्यालय मतलब ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते उनके लिए पहला विद्यालय 1887 में खोला गया था और 1992 में जो मतलब 1922 में जो है वो ब्रेल कोड का जो है वो विकास किया गया था। ब्रेल कोड क्या होती है कि जो बधिर बच्चे होते हैं इनको पढ़ाने के लिए 6 डॉट की जब ये ओपन किया गया था ना उस समय इसमें 6 डॉट नहीं थे, उस समय इसमें 12 डॉट थी। ठीक है? लेकिन मतलब 12 बिंदुओं का ये बना हुआ था लेकिन वर्तमान में ये 6 डॉट की है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद जो संस्थान खोला जाता है दिव्यांग बच्चों के लिए, ये तो विद्यालय था जो खोला गया था। एक संस्थान ओपन किया जाता है जो कि दिव्यांग बच्चों से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे ब्रेल स्लेट या बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं, ठीक है? स्टिक हो गया उनको चलने के लिए और ऐसे उन बच्चों के एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए जो अब एक संस्थान ओपन किया जाता है। विद्यालय तो 1887 में खोला जाता है, लेकिन जो संस्थान बनाया जाता है, वो 1979 में बनाया जाता है। वो देहरादून में जो है मतलब देहरादून उत्तराखंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है आपका और जब ये खोला गया था तो उस समय उसको INIVH कहते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट कहते थे मतलब विजुअल हैंडीकैप्स कहते थे बट अब अभी वर्तमान में अगर इसका हम नाम देखते हैं तो NIEPBD हो गया है, ठीक है? तो वर्तमान में इसका नाम ये है और जब ये ओपन किया गया था तो उस समय NIVH कहते थे, बहुत सारे संस्थान ओपन किए गए थे, ऐसे 9 राष्ट्रीय संस्थान ओपन किए गए थे, ठीक है? अलग-अलग डिसेबिलिटी के लिए, अभी वो आगे आपके सिलेबस में है इसलिए बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही अलग-अलग डिसेबिलिटियों के लिए अलग-अलग समय पर विद्यालय ओपन किए गए थे। प्रमस्त की जो बच्चे हैं मतलब ऐसी एक डिसेबिलिटी है प्रमस्त की पक्षाघात जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड और रीढ़ की हड्डियों से रिलेटेड एक प्रकार की ये डिसेबिलिटीज़ होती हैं। इसके लिए 1973 में जो है वो विद्यालय ओपन किया गया था। NIMH जी ठीक है, ये 1984 में खोला गया था। ये जो बच्चे मानसिक मंद होते हैं, ठीक है? जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं, उनके लिए ये संस्थान था, जिसे वर्तमान में हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, जिसे आप आईडी कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे आईडी से भी मतलब आईडीडी वर्तमान में हो गया है वो। वर्तमान में उसको आईडीडी कहते हैं। तो ये पहले हम उसको मानसिक मंद कहते थे, मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, एमआर कहते थे। एमआर से फिर वो आईडी हो गया, अभी वर्तमान में आईडीडी कहते हैं, जो कोर्स भी चलता है, डीएड आईडीडी का कोर्स भी चलता है। तो इसके लिए जो संस्थान खोला गया था, ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए जो संस्थान खोला गया था, उसे हम NIMH कहते हैं, वो 1984 में खोला गया था। एनसीईआरटी की स्थापना मतलब बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें एनसीईआरटी भी था 1961 में, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। जो कि ये बेसिकली मतलब ऐसा नहीं था कि खास करके सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हीं के लिए ओपन किया गया था। ये सभी के लिए एक प्रकार का संस्थान था मतलब अगर हम बात करते हैं, तो जो एनसीईआरटी है, आप जानते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य बच्चों के लिए और विकलांग सभी बच्चों के लिए जो है वो कोर्स जो है वो डिफ़ाइन करती है। इनके भी हित में मतलब बेसिकली ये पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ दिव्यांग बच्चों के लिए था, लेकिन हाँ, दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये कार्य करती है। फिर एनसीटी है, 1973 में उसकी स्थापना की जाती है। CABE है, जिसे हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं, 1920 में ओपन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे संस्थान ओपन किए जाते हैं, बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी 1925 में आता है, आरपीडब्ल्यूडी 2016 में आता है। इसी प्रकार से बहुत सारे संस्थान होते हैं जो ओपन किए जाते हैं, ताकि इन बच्चों के हित में बहुत सारे काम किए जाएँ। ठीक है? राष्ट्रीय तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो विश्व में सबसे आप जानते हैं कि हमने आपको पहले बताया था, हमने राष्ट्रीय में भी वो चीज़ें इंक्लूड कर दी थी कि जो सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है वो पंचतंत्र मानी जाती है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। ऐसे ही विश्व में जो विशेष विद्यालय का जो हमें इतिहास देखने को मिलता है वो 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, जो कि अगर हम बात करते हैं जैसे अगर हम अपने भारत में देखें तो लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर विकलांग बच्चों के हित में काम स्टार्ट हुए थे।
लेकिन अगर हम विश्व में बात करते हैं तो लगभग 18वीं शताब्दी से ही ऐसे विकलांग बच्चों के पढ़ाने लिखाने संबंधित कुछ कार्यक्रम जो थे वो, या बहुत सारे विद्यालय जो थे वो ओपन किए जा रहे थे। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं बधिरता के विषय में, तो बधिरता के लिए मतलब जो बच्चे नहीं सुन पाते, ऐसे बच्चों के लिए जो विद्यालय था वो पहली बार पेड्रो-पोन्स दे लियोन थे, जो कि जिन्होंने बताया कि हाँ, ऐसे बच्चे जो है वो पढ़ लिख सकते हैं। और पहला स्कूल जो था वो पेरिस में ओपन किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे वो टेलीफोन के आविष्कारक माने जाते हैं, और इन्होंने बताया कि मतलब संप्रेषण का खोजकर्ता माना जाता है। इन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे भी संप्रेषण कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के संप्रेषण करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि संप्रेषण के लिए सिर्फ बोलना ही ज़रूरी है। जैसे हाँ, हम संप्रेषण कैसे करते हैं, बोल कर करते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ बोलकर ही हम संप्रेषण नहीं करते हैं, हम संकेत में भी संप्रेषण करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कोई गलती करें, आपकी मदर जो है वो आंखें दिखा दे, या कोई भी बड़ा मेंबर आपको इशारे से रोक देता है, तो आप वहाँ पर रुक जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या संप्रेषण का एक ही जरिया है बोलना? नहीं, ऐसा नहीं है। संप्रेषण के लिए हम दूसरे भी चीज़ों मतलब दूसरे भी सहारे का लिख करके और जो है वो इशारों से हम बात करते हैं, तो ऐसे बच्चे संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसके विषय में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बताया था, इसीलिए हम इन्हें बधिर बच्चों के लिए संप्रेषण का जो खोजकर्ता है वो हम इनको मानते हैं। मानसिक मंद बच्चों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, तो जीन मार्क इटार्ड जो थे वो बहुत फेमस हैं। मतलब मानसिक मंद बच्चों के लिए उन्होंने पहला स्कूल भी खोला था। 1894 में उन्होंने विद्यालय भी खोला, और उन्होंने कहा कि मानसिक मंद बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरत है सही गाइडेंस में, सही चीज तरीके से सामाजिक लगाव के साथ ऐसे बच्चों को जो है वो लिखाया पढ़ाया जाए। लुई ब्रेल जो कि 1832 में ब्रेल लिपि का आविष्कार करते हैं। बेसिकली लुई ब्रेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन में मतलब जब इनका जन्म हुआ था तब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन इनके पिता जो कि एक मतलब काम करते थे, तो एक सरिया जो था इनकी आँख में चला गया था लुई ब्रेल की बहुत छोटी उम्र में, तो जिससे इन्होंने अपनी आँखें खो दी थी। तो लेकिन इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो जिस समय इनको पढ़ाया लिखाया जा रहा था उस समय 12 डॉट की लिपियाँ चलती थी, मतलब 12 डॉट होते थे, और उस 12 डॉट में कोड बनाना और कोड को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इन्होंने उस 12 डॉट को कन्वर्ट करके 6 डॉट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पहले 12 डॉट होते थे, मैंने आपको पीछे बता रखा था कि राष्ट्रीय में कि वहाँ पर पहले 12 डॉट थे, लेकिन इसको उन्होंने कन्वर्ट किया और उस 12 डॉट को इन्होंने 6 डॉट में कन्वर्ट किया। इस तरह से 6 डॉट होते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है, और उसको अलग अलग तरह के कोड होते हैं, जैसे ए का 1, बी का 12, ठीक है। तो इस तरह से कोड होते हैं, उन्हीं कोड को बच्चों को याद करवाया जाता है, और उसी कोड के माध्यम से बच्चे जो है वो चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना ABCD, तो उसी तरह से ए का एक पार्टिकुलर कोई कोड होता है, और उस कोड को पर्टिकुलर इन्हीं बिंदुओं में ये उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसको टच करके बच्चे जो है जो देख नहीं पाते वो पढ़ लेते हैं। तो उनके पास आप जानते हैं कि अगर भगवान को छीनता है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी देता है, तो हम जो लोग देख पाते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनकी सेंस पावर बहुत एक्टिव होती है, ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उनके सेंस बहुत अच्छे होते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं देख नहीं पाते, लेकिन टच करके बता देते हैं कि कितने रुपए का नोट है, या पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर सामान को वो टच करके बता देंगे कि हाँ ये क्या है। उन्होंने कभी देखा नहीं है लेकिन वो फिर भी बता पा रहे हैं ना, तो मतलब एक उनकी सेंस पावर बहुत अच्छी होती है। तो उसी सेंस पावर का इस्तेमाल करके ये 6 डॉट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो जो कि वर्तमान में 6 डॉट है। 1832 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। मरिया मॉन्टेन्सी भी बहुत फेमस है जो है वो, क्योंकि इन्होंने भी विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। बेसिकली मानसिक मंद बच्चों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से पढ़ाते, इंद्रियां क्या, हमारे जो 5 ऑर्गन्स हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये बहुत मतलब इन्हीं के माध्यम से तो हम अपने इन्वायरमेंट की जितनी भी नॉलेज है उसको हम गेन कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाएं तो इन्हीं सेंस का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ों को देखने के लिए, छूने के लिए, ठीक है, उनके साथ क्रिया करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप उनको दीजिए, सूंघने के लिए आप उनको दीजिए। तो जो बच्चे मानसिक मंद हैं या जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो वो सारे लोग इन सब चीज़ों के माध्यम से अपने सेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके चीज़ों को सीख लेंगे। तो मरिया मॉन्टेन्सी भी ऐसे बच्चों की शिक्षा में योगदान देने के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे संस्थान खोले गए। मैंने यहाँ पर संस्थान इसलिए नहीं ऐड किए हैं ताकि मतलब क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारे संस्थान पढ़ने हैं। अभी आप मोटा मोटा याद रखें कि ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए WHO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिसेफ का नाम सुना होगा, यूनेस्को का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान थे जो इन बच्चों के हित के लिए काम वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इतिहास था आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग बच्चों का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा।
अगर आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मांग रहेगी तो मैं कंटिन्यू ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक नंबर के बहुत अच्छे बुक्स को रीड करके आपके लिए जो ऑथेंटिक मटेरियल्स होंगे वो आपके लिए उपलब्ध कराऊंगी, जिसे पढ़कर आप 100% एग्जाम में पास कर जाएंगे। अगर आप यहाँ से नोट्स बनाते हैं तो 100% कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो यहाँ से बाहर का हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नया वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम।